सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। अब हम इस आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का। तो देखा जाए तो 2023 की ये पहली क्लास है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब एकदम बेसिक से, जैसे हर वर्ष हर एवरी ईयर स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बेसिकली डजेंट मैटर अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं या एमपी बोर्ड में हैं, आपका कोई भी स्टेट बोर्ड है, बट अब तो पूरे ऑल ओवर द इंडिया में एक ही सिलेबस हो चुका है। इसका मतलब जो है आपका जो सिलेबस चलेगा वो आपका सीबीएसई बोर्ड का ही सिलेबस हम लेकर के उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा टेल ओके। तो मैं कह रहा था कि हम लोग जो है सीबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस ही लेकर के पूरा कंप्लीट चलेंगे और एनसीईआरटी हम आपको फुल टू कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। और ये तो अभी यहाँ पर हम फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये फिजिक्स की फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का। चैप्टर नंबर 1 का नाम है बच्चों फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, ओके, फिजिकल वर्ल्ड। सो गाइज, दिस इज़ क्लास 11 सीबीएसई बैच मान के इसको स्टार्ट करिए। आप एमपी बोर्ड में हैं, फिर भी आपका जो लेवल ऑफ स्टडी रहेगा या राजस्थान बोर्ड में है या उत्तर प्रदेश बोर्ड में है, उड़ीसा बोर्ड में है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में है, किसी भी बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं, बट आपका लेवल ऑफ जो मैटर रहेगा, कंटेंट रहेगा, मैं आपको फुल टू सीबीएसई का दूंगा। ओके, यस। तो देखिए फ़र्क केवल ये रहता है कि डिफ़िकल्टी थोड़ी सी सीबीएसई लेवल के पेपर की ज़्यादा रहती है। सिलेबस सेम है दोनों का, पढ़ने की चीज़ें दोनों की सेम है, मगर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है थोड़ा सा सीबीएसई बोर्ड का ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अच्छी बात है ना, हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उसमें बुरा क्या है, अच्छा सीखेंगे, बेटर। ओके बच्चों, तो पहला चैप्टर है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। बच्चों मैं फिजिकल वर्ल्ड के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें एग्जाम में क्या आएगा बेटा, जो आपका पहला टर्मिनल एग्जाम होगा, जिसको त्रैमासिक परीक्षा बोलते हैं आप लोग, जो फर्स्ट आपका जो टर्मिनल एग्जाम होता है बेटा, उसमें ये क्वेश्चन 3 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स का आएगा। जी हाँ, ठीक है ना। एक तरीके से बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब क्या है, मेमोरी वाला क्वेश्चन है, मेमोराइज करना पड़ेगा। जैसे सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या डिस्कवर किया, समझ गया ना। टेलीविज़न को किसने डिस्कवर किया, किसने इन्वेंशन किया, बनाया, समझ गया ना। मैडम क्यूरी का क्या योगदान रहा। तो ये जो है लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। और अब बच्चों मैं यहाँ पे अभी इसको पहले चैप्टर को मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका एक बात है, इसके पीछे एक कारण है। देखिए अभी बच्चे आ रहे हैं, बच्चे हमसे जुड़ते जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट कर देता हूँ, जो मेन कंटेंट है, मेन क्या है, कंटेंट है, समझ में आया ना, कंटेंट है, तो वो सबसे अच्छा वाला जो जिसकी ज़रूरत आपको लाइफ टाइम पढ़नी है, तो एकदम से मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। पहले मैं धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस में लेके आऊँगा। अच्छा वो मैं स्टार्ट कर भी दूंगा तो आपको लगेगा ओ माय गॉड फिजिक्स तो बहुत डिफिकल्ट है, तो मे भी आपका कॉन्फिडेंस उसमें से टूट सकता है। तो वो हम नहीं स्टार्ट करेंगे, हम धीरे धीरे स्लोली जो है हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स को। ओके यस, ईजी से हम डिफ़िकल्टी की तरफ बढ़ेंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कि अगर हमसे और बच्चे भी जुड़ेंगे तो उनका लॉस ना हो, है ना। अभी हम लाइट मूड में स्टार्ट करेंगे, हल्का हल्का खाएंगे। चलिए भाई साहब, तो फिजिकल वर्ल्ड में हमें क्या है, 3 से लेके 5 मार्क्स का आना है ये चैप्टर। और इसमें क्या पूछा जाता है, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को बताता है ये क्वेश्चन की बच्चे की अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स को लेके कैसी है, कितनी है। ओके, तो अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ थ्योरीज़ हैं, ओके, उसको लेकर के मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ें मतलब लर्निंग वाली हैं, उनको लेकर के आपको सीधे इसके आंसर लिखने हैं। देखिए सबसे पहला है कि भाई फिजिक्स क्या होती है, हेडिंग डालिए व्हाट इज़ फिजिक्स। पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ फिजिक्स, कि भाई फिजिक्स क्या है। ओके, व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स है क्या। ओके, तो आंसर लिखिए द स्टडी ऑफ, हाँ फिजिकल फिनोमिना उन्होंने कहा, फिजिकल फिनोमिना मीन्स नेचुरल फिनोमिना, है ना। द स्टडी ऑफ व्हाट फिनोमिना, नेचुरल ऑब्लिक फिजिकल फिनोमिनन। अब देखो नेचुरल में तो कुछ नेचुरली चीज़ें आ गई, जैसे बारिश का होना, आग का जलना, बिजली कड़कना, हवा का चलना, पानी का बरसना, समझ रहे हो, तूफान का आना, बवंडर आना, साइक्लोन, भूकंप, सब कुछ ये क्या नेचुरल फिनोमिनन है। बट हम भैया कुछ हमारे हाथ में भी तो है फिजिकल फिनोमिना। फोर्स का लगाना, मैं धक्का मारूं तुम गिर जाओ, हाँ या ना, मैं धक्का मारूं तुम गिर जाओ, तुम्हें गोल गोल हाथ से पकड़ के घुमाने लग जाऊं, तो मतलब कुछ तो नेचर के हाथ में है मगर कुछ मेरे हाथ में भी है। बट जो भी है वो क्या है, फिजिकल है। क्या है, यस, द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन
or physical phenomenon, okay, and using laws and equation, using certain laws मतलब कुछ नियमों का उपयोग करते हुए, जैसे पानी में तैरना इज अ फिजिकल फिनोमिनन, ओके, फ्लोटिंग ओवर द वाटर इज अ फिजिकल फिनोमिनन, यस और नो, बट वी नो वी फ्लोट द वाटर बाय द फिनोमिनन यूजिंग लॉ ऑफ फ्लोटेशन, यस और नो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, गेट इट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं. So that is floating is a phenomenon, and what law we are using here? Archimedes principle. What principle we are using here? Archimedes principle. So ये एक physical phenomena है, तैरना, ओके, हम यूज करते हैं. लाइक चलना, सिंपल कहने को वॉकिंग है, बट क्या प्रिंसिपल लगता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ. तो ये एक प्रोसेस है जिसमें लॉ लग रहा है. तो ऐसी हमारे आसपास के जगत की, संसार की, वर्ल्ड की कोई भी प्रोसेस जिसमें हम कुछ फिज़िक्स का लॉ लगाते हैं और उन फिनोमिनन्स को हम एक्सप्लेन करते हैं, उनको हम दिखाते हैं, वो सब क्या आता है? फिजिक्स में कहलाता है. ओके, सो राइट डाउन द डेफिनेशन. द स्टडी ऑफ नेचुरल ऑब्लिक फिजिकल फिनोमिनन यूजिंग सर्टेन लॉज एंड इक्वेशंस, ओके, इज कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है. चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं. कुछ क्वेश्चंस मतलब जो इसके एग्ज़ाम में आए हुए हैं. ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में है नहीं, बस फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स के इन्वेंशंस क्या हुए हैं, और ज़्यादा ध्यान दे के आप इसको बहुत ज़्यादा डीप में मत घुसना, क्योंकि थ्योरी है और जो चीज़ भूलने वाली होती है उसको मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ. तो जितना काम का है जो आपको याद रह जाए. अब ये नहीं कि आप दुनिया में जितनी डिस्कवरी हुई हैं सब मैं तो 2 लाख की 2 लाख डिस्कवरी याद कर लूँगा, पॉसिबल नहीं है. आज याद करोगे, कल उन साइंटिस्ट के नाम भूल जाओगे. काम की जो चीज़ आ रही है एग्जाम में वो कर लो. आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं. तो कुछ क्वेश्चन है. पहला है क्वेश्चन कि फंडामेंटल साइंस किसे कहा जाता है. क्वेश्चन आया एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फंडामेंटल साइंस. तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या बनेगा? फंडामेंटल साइंस, है ना. फंडामेंटल साइंस कौन सा कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी. बताइए फंडामेंटल साइंस क्या होगा? फंडामेंटल साइंस किसे कहेंगे? बोलो भाई, सोचो. फिजिक्स, एग्जैक्टली. तो फिजिक्स को फंडामेंटल साइंस क्या, आगे नोट कर लीजिए. फिजिक्स इज कॉल्ड फंडामेंटल साइंस. ओके. अब बच्चों हम फिजिक्स पढ़ेंगे. फिजिक्स में मैंने आपको बताया फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना. अब नेचुरल फिनोमेना में क्या है? लाइट का आना. क्या है? लाइट का आना. आई कैन से स्टडी ऑफ लाइट. बेटा हर चीज़ की फिजिक्स में एक ब्रांच बना दी गई है, हर फिजिकल फिनोमेनन की एक ब्रांच बना दी गई है. स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड गाइज ऑप्टिक्स. क्या बोलते हैं इसको बेटा? ऑप्टिक्स. स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स. अब ऑप्टिक्स को भी 2 पार्ट में बांटा गया है. लाइट, हमारे पास लाइट आ रही है, वो 2 पार्ट में बांटा गया है. एक लाइट को हम देख सकते हैं कि लाइट जो है वेव की फॉर्म में आ रही है. किस फॉर्म में बेटा? वेव, तरंगों के रूप में लाइट आ रही, वेव्स की फॉर्म में. तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स. क्या कहलाएगा बेटा? ये वेव ऑप्टिक्स. मतलब स्टडी ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव. स्टडी ऑफ लाइट एज अ फॉर्म ऑफ वेव. लाइट को आप एज अ वेव कंसिडर करो तो क्या कहलाएगी? वो ऑप्टिक्स कहलाएगी आपकी वेव ऑप्टिक्स. समझ में आया? अब आप कहोगे सर लाइट को तो तरंग ही है, दूसरा फॉर्म क्या है? बेटा लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में आप फील करते हो तो फिर वो तरंग नहीं है, फिर वो है किरण. क्या है वो? कहते हैं ना प्रकाश किरण. एक है प्रकाश तरंग और एक है प्रकाश किरण. दोनों में मैं डिफरेंस आपको ऐसे समझा सकता हूँ. आपने कभी देखा होगा सांप चलता तो सांप लहरा करके चलता है. बोलो हाँ, यस और नो. वो इस तरीके से राउंडेड पाथ में चलता है, मगर चलता ए से और पहुँचता कहाँ पे? बी पे है. बोलो हाँ. मतलब फाइनली कहाँ चला? यू टू यू चला. बोलो हाँ या ना. तो आपको 2 चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है, एक सांप की तरंग और एक सांप के चलने का फाइनल रास्ता. बोलो हाँ.
तो ये चीज कहलाती है वेव। ये क्या है? वेव। मतलब ये चलने का स्टाइल है। क्या है? चलने का स्टाइल है। और ये क्या था? इनिशियल टू फाइनल, दिस इज कॉल्ड रे, दिस इज कॉल्ड रे। तो लाइट की जो ऑप्टिक्स की दूसरी ब्रांच बनती है वो बनती है रे ऑप्टिक्स। क्या बनती है? रे ऑप्टिक्स। यस। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट के चलने के स्टाइल के बारे में पढ़ा करेंगे, समझ में आया? और इसमें हम लाइट की स्ट्रेट लाइन पाथ को देखेंगे। तो रे ऑप्टिक्स जब मैं आपको क्लास 12th में पढ़ाऊंगा तो मैं केवल आपको लाइट का स्ट्रेट लाइन पाथ बताऊंगा, और यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊंगा? लाइट का वेव पाथ बताऊंगा। समझ में आया? और ब्रांचेस है बेटा फिजिक्स की, सोचो जरा और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? हाँ, मैकेनिक्स, बिल्कुल सही है ना। फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, ठीक है ना? हाँ, मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है। तो मैकेनिक्स में दो पार्ट हैं, एक स्टैटिक्स और एक डायनेमिक्स। एक क्या है? स्टैटिक्स, और एक क्या है? डायनेमिक्स। मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ फोर्स, मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ, यस, स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। अगर जहां पर आप बल का और बलों के प्रभाव का अध्ययन करेंगे, बल के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, तो वो ब्रांच होगी मैकेनिक्स। अब दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें, या तो चीज़ें रुकी हुई हों या चीज़ें चल रही हों। तो अगर चीज़ें रुकी हुई हैं तो वो किस में आएगा? स्टैटिक्स में। और अगर चीज़ें चल रही हों तो वो किस में आएगा? डायनेमिक्स में। आई बात समझ में ना? क्लियर हो गया? तो ये चीज़ होती है, ठीक है ना, मैकेनिक्स। तो ये हो गया आपका मैकेनिक्स हो गया। तो मेरा क्वेश्चन है कि फिजिक्स की और कौन कौन सी है भाई? फिजिक्स की ब्रांच एक और कौन सी है बोलो? पूरी फिजिक्स की ब्रांच को साउंड में पढ़ा जाता है, बोलो हाँ। साउंड वाली फिजिक्स, एक साउंड वाली फिजिक्स हम पूरी पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हीट वाली फिजिक्स, बोलो हाँ। हीट वाली फिजिक्स को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स। तो भैया अपने सामने बहुत सारी फिजिक्स आने वाली हैं और हम पूछेंगे आपसे, यहाँ पे सवाल है कि फिजिक्स की सबसे ओल्ड वाली ब्रांच कौन सी है? बताओ। ओल्ड वाली ब्रांच, सुपर ओल्ड ब्रांच फिजिक्स की सबसे ओल्ड ब्रांच कौन सी है? जवाब है मैकेनिक्स। नोट करिए, यांत्रिकी, मैकेनिक्स। ये तो इंग्लिश का बैच है, हिंदी नहीं बोलूँगा मैं। तो फिजिक्स की जो सबसे ओल्ड ब्रांच है वो कौन सी है? मैकेनिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अभी 2 क्वेश्चन हो गए, अब 3rd क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी? बताओ। ऑप्शन दो? न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो, फैराडे। गलत, न्यूटन ने नहीं दी बेटा मेरे। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। क्या दिया था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। लिख लो भैया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ऊर्जा ही मास है और मास ही ऊर्जा है, मास ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही मास है। समझ में आया? सो दिस वॉज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या फॉर्मूला था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो दिया था? इक्वल टू mc²। समझ गए? अगला जो डायनामो होता है, अगला क्वेश्चन आया एग्जाम में। डायनामो जो होता है, डायनामो को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर वो किस सिद्धांत पे काम करता है? किस सिद्धांत पे काम करता है? बताओ भाई। डायनामो इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? बताइए, पता है आप लोग को? इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? फोर्स को इलेक्ट्रिक करंट में बदलता है। फोर्स को इलेक्ट्रिक करंट में बदलता है। तो किस थ्योरी पे काम करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर? बताइए। नहीं पता? यस, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? आपने लिखा इसके पहले जो मैंने लिखा है? यस, तो लिखो प्रिंसिपल ऑफ डायनामो। डायनामो को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक जनरेटर। किस थ्योरी पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI।
ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, बताओ। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? ऑप्शंस, थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, माइकल फैराडे। थॉमसन, एग्जैक्टली, जे थॉमसन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, जे थॉमसन। डन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे आप यथार्थ विज्ञान, यथार्थ का मतलब है एक्यूरेट साइंस, समझ गए ना? एक्यूरेट साइंस आप किसे कहेंगे? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। हाँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स। तो फिजिक्स को जो बोला जाता है वो एक्यूरेट साइंस बोला जाता है। ओके, मतलब फिजिक्स के स्टूडेंट में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। फिजिक्स में एक्यूरेसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एरर नहीं आनी चाहिए, त्रुटि नहीं होनी चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए। त्रुटि का मतलब गलतियां होता है। ओके, सो इसको कहते हैं अपन लोग एक्यूरेट साइंस। चलिए अगला बात करते हैं नेक्स्ट। आपको यहाँ पर अगले क्वेश्चन में एक शब्द में उत्तर देना है, मतलब आंसर इन वन वर्ड, आंसर इन वन वर्ड। चलिए पहला क्वेश्चन है, Who is the propounder of theory of relativity? यस, अभी बताया था मैंने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंड द कंसेप्ट ऑफ थर्मल आयोनाइजेशन? थर्मल आयोनाइजेशन किसने प्रोपाउंड किया था? थर्मल आयोनाइजेशन, हाँ नहीं पता? लिखिए थर्मल आयोनाइजेशन, कॉपी में लिखिए, मेघनाद साहा। मेघनाद साहा, ओके। तो थर्मल आयनाइजेशन के बारे में मेघनाद साहा ने बताया था। एंड मेघनाद साहा को शायद फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स भी बोला जाता है। भारतीय फिजिक्स के पुरोधा माने जाते हैं वो, मेघनाद साहा। अगला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज मैटर? यस, एनीथिंग दैट हैविंग सम मास एंड विच ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास कुछ मास है और अगर वो थोड़ा सा जगह घेरती है, दैट इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड इट हैविंग सम मास and it occupies some space is called matter. Yes. चलिए लिखिए फंडामेंटल फोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल फोर्सेस, हमारे अर्थ में, हमारे यूनिवर्स में कुछ फोर्स लगते हैं जो बहुत फंडामेंटल है, मतलब हर जगह लगते हैं वो। तो इन फोर्सेस को हम फंडामेंटल फोर्सेस बोलते हैं। कुछ मैं आपको बता देता हूँ। पहला लिख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों, इसको एफ जी के नाम से शो करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको अपन दिखाते हैं एफ जी के नाम से। दूसरा लिखो, दूसरा लिखिए। हाँ ना, वो नहीं है, नहीं है। अगला फोर्स लिखो, न्यूक्लियर फोर्स। कहाँ लगता है? एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं पार्टिकल, उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बीच में जो फोर्स लगता है इनको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये बहुत ज़्यादा होता है, समझ गए ना? न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये चार्जेस के बीच में लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। फोर्थ लिखो, वीक फोर्सेस। अबे थोड़े मोड़े फोर्सेस जो होते हैं गैस के पार्टिकल के बीच में लगते हैं, उनको हम बोलते हैं वीक फोर्सेस।
इनमें एक फोर्स है जो केवल अट्रैक्टिव नेचर का है। इन फंडामेंटल फोर्सेस में एक ही फोर्स है जो केवल अट्रैक्शन शो करता है। अट्रैक्शन मतलब पास बुलाने वाला, दूर ले जाने वाला नहीं। तो वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नोट करके लिखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज ऑलवेज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। और एक चीज और याद रखना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मतलब विद्युत बल, कौन सा बल? विद्युत बल। हिंदी में विद्युत बल, इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है याद रखना? इलेक्ट्रिक फोर्स नियर अबाउट 10 की पावर 42 गुना होता है। किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का। नोट कर लो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का 10 की पावर 42 टाइम्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियर फोर्स, बिल्कुल सही। न्यूक्लियर फोर्स अगर नहीं होता तो न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस नहीं होता। सो न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस है तो वो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से है, अदरवाइज वो नहीं होता। सो न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। fill in the blanks। ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में लिखिए प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट। पहला क्वेश्चन सुनना है, लिखो मत, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट, TION, रॉकेट। रॉकेट बेटा आसमान में प्रोपेल होता है, रॉकेट उड़ता नहीं है, रॉकेट के पंख नहीं होते हैं, उड़ते वो हैं जिनके पंख होते हैं, है ना। तो रॉकेट हम भले ही बोलते हैं कि रॉकेट उड़ गया, बट पंछी उड़ता, पंछी पंखों की वजह से उड़ता है। तो पंछी जब ऊपर उड़ता है तो उसमें कौन सा लगता है भाई? वो एयर को नीचे की तरफ पुश करता है। तो रॉकेट उड़ता है क्योंकि वो नीचे, रॉकेट जो होता है नीचे गैसेस को धक्का मारता है, हाँ या ना, नीचे क्या मारता है? गैसेस को धक्का मारता है। तो रॉकेट जो होता है नीचे गैसेस का थ्रस्ट देता है। क्या में देता है? थ्रस्ट। नीचे फोर्स, जो गैसेस का फोर्स बोलता है उसको बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट, डाउनवर्ड थ्रस्ट। और इस थ्रस्ट के बदले एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आपने कभी बंदूक चलाई है तो आगे की तरफ गोली निकलती है तो पीछे की तरफ आपको धक्का लगता है ना। हाँ, तो इसी रॉकेट में अगर नीचे गैस निकलती है तो रॉकेट ऊपर की तरफ भागता है क्योंकि उस पर लगता है अप थ्रस्ट। क्या लगता है? अप थ्रस्ट। समझ में आया? तो इस अप थ्रस्ट की वजह से रॉकेट जो है ऊपर की ओर जाया करता है। तो मेरा ये कहना है कि रॉकेट जो है, रॉकेट किस थ्योरी पर काम करता है? रॉकेट जिस थ्योरी पर काम करता है उसका नाम बताइए, बताइए। पता है? नहीं पता? देखो भाई, रॉकेट जिस थ्योरी पर काम करता है उस थ्योरी का नाम लिख लो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस मोमेंटम का पूरा नाम है लीनियर मोमेंटम। तो अगर आप पूरा लिखना चाहें तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिख लें। अब ये लीनियर मोमेंटम क्या भला है, मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। मोमेंटम लिखना अधूरा है क्योंकि मोमेंटम दो टाइप के होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में, एक लीनियर मोमेंटम और एक एंगुलर मोमेंटम। तो अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की। सो दिस रॉकेट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नोट कर लीजिए। ठीक है, आइंस्टाइन का इक्वेशन मैंने आपको बता ही दिया, इक्वल टू mc², बता दिया ना, इक्वल टू mc²। अगला क्वेश्चन है, वू गिवन द, है ना, वू गिवन द थ्योरी ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी किसने दी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी किसने दी? जो स्टेटमेंट होती हैं, थ्योरीज होती हैं, वो कोई आविष्कार नहीं करता, उनका कोई खोज नहीं करता है, वो दी जाती हैं, मुंह से निकली हुई कोई बात है, समझ गए ना? दैट इज कॉल्ड प्रोपोंड, प्रतिपादन करना, सिद्धांत को प्रोपोंड करना। तो बताइए वो थ्योरी किसने दी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। नाम लिखो भाई साहब। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। महान साइंटिस्ट, महान फिजिस्ट क्लार्क मैक्सवेल, क्लार्क मैक्सवेल। क्लार्क मैक्सवेल। अगला है इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कारक। विद्युत बल्ब का आविष्कारक किसने किया? विद्युत बल्ब को किसने आविष्कार किया, इन्वेंट किया? अब डिस्कवरी नहीं है, कोई ज़मीन खोद के नहीं निकाला बल्ब, इन्वेंट किया है, बनाया, मेहनत करी उस पर, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंशन, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंशन। मगर जो चीज़ एक्सीडेंटली मिल गई, खोज कुछ और रहे थे, मिल कुछ और गया, स्कूल गए पढ़ने के लिए, खोज के आ गए बॉल, दैट इज़ कॉल्ड डिस्कवरी, दैट इज़ कॉल्ड डिस्कवरी। तो वो डिस्कवरी है, मगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इन्वेंशन की। तो विद्युत बल्ब, आर्क बल्ब भी बोलते हैं उसको, अब तो नहीं चलते हैं, एलईडी चलने लग गई, मगर फिर भी इक्का दुक्का देखने मिल जाते होंगे आप लोग। फिलामेंट वाला बल्ब, सूर्या बल्ब है ना, पीले कलर के, नाम है थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है ना, लिख लो। एडिसन नाम से जाना जाता है, उसी बल्ब को एडिसन बल्ब भी हम बोलते हैं। कभी आप लोग को थॉमस एडिसन की कहानी सुनाएंगे, बहुत ही बड़ी अच्छी मोटिवेटेड वाली स्टोरी है एडिसन साहब की। थॉमस अल्वा एडिसन, ALWA एडिसन, उनको एडिसन बस लिख लो, है ना। ठीक है ना। अब लिखिए यूनिवर्सल लॉज, यूनिवर्सल लॉज। ऐसे लॉ जो पूरे यूनिवर्स में लगते हैं, हर जगह, इस प्लैनेट में रहो या उस प्लैनेट में रहो, कहीं चले जाओ वो लॉ लगेंगे, उन लॉस को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। तो क्वेश्चन आया एग्जाम में कि फिजिक्स के कोई 2 यूनिवर्सल लॉज बताइए, बताओ भाई। फोर्स मत बोलो बेटा, लॉ बोलो, बोलो ग्रेविटेशन लॉ। कौन सा लॉ? हाँ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, इट कन्वर्ट्स ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लिखिए 2 लॉ। पहला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, चलिए कुछ ऑर्डर दे देते हैं, लिखो। बलों, फोर्सेस, बल को फोर्स बोलते हैं, लिखो ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ फोर्स। ठीक है ना। अभी मैंने आपको कुछ बल बताए, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। फिर उसके बाद आपको मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स बताया और न्यूक्लियर फोर्स बताया। तो मैं कुछ ऑर्डर बता रहा हूँ। देखिए, सबसे कमज़ोर अगर मैं बात करूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स है, सबसे कमज़ोर है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद उससे बड़ा आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उससे बड़ा है न्यूक्लियर फोर्स। तो लिख लो, सबसे स्मॉलर कौन सा है? ग्रेविटेशनल, फिर कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर कौन सा? न्यूक्लियर। यस, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। हाँ, बट याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही कम जगह में लगता है। न्यूक्लियस की साइज़ कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर, उससे भी कम, समझ गए ना। 10⁻⁻15 मीटर, इसको बोलते हैं फर्मी। क्या बोलते हैं बेटा? फर्मी। तो लिख लो 1 फर्मी FM इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। तो न्यूक्लियस का यही साइज होता है और न्यूक्लियस फोर्स इसी रेंज में लगता है। मतलब ये एक बहुत ही लो डिस्टेंस फोर्स है, बहुत ही लो डिस्टेंस फोर्स है। इतनी कम डिस्टेंस बहुत कम है ना बेटा ये। हाँ, इतने में ही न्यूक्लियर फोर्स लगता है।
ज़्यादा लंबी दूरी का फोर्स नहीं है। मतलब न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁻15 मीटर से लेके 10⁻⁻16 मीटर तक अप्लाई होता है। नोट कर लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन आया था व्हाट इज द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों ने आंसर लिखा, कुछ ने लिखा 10⁻⁻15 और कुछ ने लिखा 10⁻⁻16। दोनों सही है, चाहे आप 10⁻⁻15 तक लगाएं या 10⁻⁻16 तक लगाएं। ठीक है ना। लिखे राइट एनी 3 मॉडर्न इन्वेंशंस ऑफ फिजिक्स की मदद से किए गए कोई 3 ऐसे इन्वेंशन बताओ आज की डेट में। भाई देखो, आज की डेट में भाई साहब टेस्ला कार आ गई है। कौन सी कार आ गई है? टेस्ला कार। आपने शायद नाम सुना हो या वीडियोस देखे हो टेस्ला कार के, है ना। बैटरी वाली गाड़ियाँ आ गई हैं, बहुत बड़ा इन्वेंशन है, मॉडर्न इन्वेंशन है। बोलो हाँ है ना। मालगेप ट्रेन तो बहुत पुरानी बात हो गई, जापान में बहुत लंबे समय से मालगेप चल रहे हैं, मतलब चुंबकीय रेलें जिसको बोलते हैं, मैग्नेट ट्रेन बोलते हैं, समझ गए ना। और क्या है, आज एलईडी लग चुके हैं, बहुत मॉडर्न है। एलईडी के फ्लैट पैनल एलईडी टीवी आ चुकी हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। 3 आविष्कार, कंप्यूटर, लेज़र हो गया, ओके, एंड और सुपर कंडक्टिविटी। क्या है? सुपर कंडक्टिविटी। तो कुछ भी 3 इन्वेंशन आप फिजिक्स के कोई भी 3 यूजेस, 3 नए आपके इन्वेंशन आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आ गया समझ में ना, कोई दिक्कत? तो आज का मेन क्वेश्चन एग्जाम में यही था कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस का एक पार्ट है, साइंस की एक ब्रांच है। क्या है? फिजिक्स साइंस की ब्रांच है, समझ में ना। मतलब फिजिक्स ही ओनली साइंस नहीं है, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम नेचुरल फिनोमिनाज और उससे रिलेटेड उनके लॉज को हम पढ़ते हैं, समझ में आया ना। नेचुरल फिनोमिनन को उनके लॉज के बेसिस पे, उनके लॉज का उपयोग करके, ओके, वी एक्सप्लेन द नेचुरल फिनोमिनन यूजिंग सम सर्टेन लॉज, यूजिंग सम सर्टेन रूल्स। दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड फिजिक्स। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए क्लास इतनी ही करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।